हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज के रिगार्डिंग है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द एग्जामिनेशन। और इस वीडियो में मैं जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू है उसकी इंट्रोडक्शन, इसकी नीड क्या है, इसके रूल्स क्या है फॉर द इंटरप्रिटेशन, इनमें एड्स क्या प्रोवाइड की जाते हैं और कुछ ऐसे मैग्जिम्स जैसे कि रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, एडजस्टडम जेनरस, इन सब मैगजीम्स की बात करूंगा जो कि आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया जा सकता है दैट दिस मैगजीन्स मीन्स व्हाट। तो आपको ऑटोमेटिकली ये वीडियो देखने के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू बहुत इजी लगेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा लेंथी होने की वजह से मैंने दो पार्ट्स में कवर किया है। जो फर्स्ट पार्ट में इट इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन, इट इज रिगार्डिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस लॉज। एशियंट लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज के बारे में क्या व्यूज दिए, क्या डेफिनेशंस प्रोवाइड की। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बट जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है दैट इज रिगार्डिंग द एड्स फॉर इंटरप्रिटेशन एंड रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट विल बी कवर्ड अंडर वीडियो नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कोई भी लॉ का सब्जेक्ट है, अब क्या ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू अपने आप में कोई लॉ है? क्या ये एक जनरल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है? फ्रेंड्स, ये एक तरह के प्रिंसिपल्स और कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। जब जजेस लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं, मान के चलिए किसी भी चीज का लॉ लेजिस्लेट हुआ, उस केस में जब जजेस उस चीज को व्हेन दे इंटरप्रेट द लॉ, लॉ को किस हिसाब से पढ़ा जाए, या इवन फॉर लेमैन जब भी हम लॉ को स्टडी करते हैं उसमें कुछ रूल्स, कुछ एडिशनल जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं दैट वेन एवर वी स्टडी समथिंग, उसमें कुछ इंटरनल एड्स, कुछ एक्सटर्नल एड्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से वी कैन अंडरस्टैंड द लॉ इजीली। तो इन सब चीजों को एक लॉ का मीनिंग निकालने के लिए एक जो प्रॉपर मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले देखते हैं कि सेलमेंट ने जो प्रोवाइड किया जो डेफिनेशन, दैट इज इट इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू सेंस दैट मीन्स द नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ समथिंग। तो इसका मतलब ये है, एक जो नॉर्मल मीनिंग है नेचुरल और ऑर्डिनरी सेंस में जो हम यूज करते हैं, उसका वो मीनिंग निकाल पाए। अब वाई इट्स टू बी डन, तो मैंने पहले भी बात की कि जब भी किसी चीज की अच्छे से मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, चाहे उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है या फिर कहीं पे भी कोई ऐसा डाउट अराइज होता है जिस केस में उसका मीनिंग प्रॉपर नहीं निकाला जा पा रहा, इन दैट केस वी नीड द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और जो मैंने इसके रिगार्डिंग बात की कि व्हाट आर द एड्स फॉर इंटरप्रिटेशन, तो कुछ एग्जांपल्स हैं। द इंटरनल एड्स कुड बी preamble, it could be the title of the particular subject, it could be the headings, and for examples of external aids, that is historical background, the committee reports, it could be the earlier decisions of the various particular cases। मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज में जो पर्टिकुलर चीज है, जो लॉ है, उसका एक प्योर मीनिंग, जिस इंटेंशन से उसको बनाया गया, वो चीज समझनी है। तो ये जो पार्ट है दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड, ये हम डिस्कस करेंगे इलेबोरेटिव वे में नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज व्हाट आर द स्टैच्यूटरी एड्स दैट कुड बी अवेलेबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। तो यहां पे मतलब है कोई ऐसा लॉ या कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज में हेल्प करता है किसी भी चीज को मीनिंग निकालने में। तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि जनरल क्लॉजेज एक्ट, उसमें यह कहा गया कि अगर किसी भी लॉ में, उस पर्टिकुलर लॉ में, जैसे भी हम कोई लॉ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस गिवन इन द बेयर एक्ट कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसका मीनिंग ये है, बट अगर वहां पे वो डेफिनेशन क्लॉज नहीं प्रोवाइडेड, इन दैट केस वी कैन रेफर दैट डेफिनेशन फ्रॉम द जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो इसका मतलब है कि जो स्टैट्यूटरी दैट इज द लॉ
जो एक जनरल क्लॉजेज एक्ट है, इट हेल्प्स टू इंटरप्रेट द लॉज इन अ बेटर वे, क्योंकि अगर कोई डेफिनेशन कहीं पे नहीं कवर्ड है। अब फ्रेंड्स मान के चलिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ है, जब भी उसको लेजिस्लेट किया जाता है, देयर कुड बी अ सिनेरियो, क्योंकि जब लॉ लेजिस्लेट होता है, द लॉ इज एक्चुअली ड्राफ्टेड बाय ह्यूमन बींग्स, तो वहां पे कोई ना कोई एरर हो सकता है, that they never thought about this particular event, how it has to be dealt. So in that case, whenever there are certain unplanned events, or there are cases which are not directly given in the particular situation कि इस situation में ये चीज होगी, in that case with the help of the law itself, it has to be interpreted in a better way कि वो केस किस चीज में फॉल करेगा. दैट इज द रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज. फ्रेंड्स अब हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टैच्यूट विच में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. और जो मेजर कैटेगरीज हैं, दैट कुड बी एज पर द ड्यूरेशन, इट कुड बी एज पर द सेकेंड पार्ट इज नेचर ऑफ ऑपरेशन, एंड द थर्ड पार्ट इज रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर फ्रेमिंग द सेम. अब जो सबसे पहला पार्ट है विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, इस केस में इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज परपेचुअल, अदर वन इज टेम्परेरी. जो परपेचुअल है, दैट मीन्स कि जब भी किसी भी तरह का टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं है उसकी ड्यूरेशन के लिए कि ये कितनी देर के लिए एप्लीकेबल है, एंड ये चलता रहा until it is repealed, that is perpetual और long term. And in case of temporary, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जब किसी भी चीज की जो ड्यूरेशन है सिर्फ एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ टेम्परेरी स्टैच्यूट. अब लॉन्ग टर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो चल रहे हैं, और जो शॉर्ट टर्म है, हर साल फाइनेंस एक्ट पास होता है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइनेंस एक्ट. नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज नेचर ऑफ ऑपरेशन, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, डायरेक्टरी एंड मैंडेटरी. अगर वो किसी बैक डेट से एप्लीकेबल है, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव. बट यहां पे एक मैं आपको चीज क्लियर करूंगा फ्रेंड्स, अगर कोई किसी भी तरह के लॉ में मान के चलिए कोई पेनल्टी इंपोज करनी है थोड़ी अमाउंट की, या कोई इफेक्टिवली कई बार होता है कि नोटिफिकेशन इज पास दैट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे आर बीइंग दे विल बी फॉर द लास्ट 6 months, इतना पैसा एडिशनल कलेक्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो वो क्या हो गया? दैट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव इवेंट. बट क्रिमिनल लॉज में अगर कोई लॉ पास होता है, वाई इट इज नॉट मेड रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब आज बोला, अनाउंस किया, मान के चलिए इट इज 1st March, और अनाउंस किया दैट दिस ऑफेंस विल बी पनिशेबल फ्रॉम 1st January. क्या ये चीज हो सकती है? नहीं फ्रेंड्स, यहां पे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इस चीज को रोकता है. फ्रेंड्स इसका रीजन है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट. अगर जनवरी में कुछ ऐसा लॉ नहीं है जब वो एक्ट किया गया और वो लॉफुल था, इन दैट केस अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर एन रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट विच इज मेड एप्लीकेबल टुडे. तो कोई भी लॉ अगर आज पास हुआ कि आज से ये ऑफेंस अनलॉफुल है, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता फ्रॉम द बैक डेट. अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज डायरेक्टरी एंड देन मैंडेटरी. कोई भी ऐसा स्टैट्यूट जिसमें किसी भी तरह की कोई टर्म्स या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई हो कि हमें ये एक्ट और ओमिशन करना है या नहीं करना, दैट इज अ डायरेक्टरी स्टैच्यू. देन मैंडेटरी, कोई भी ऐसा जो स्टैच्यू जो हमें कहता है कि हमें ये चीज परफॉर्म करनी है, कोई भी ऐसे एक्ट या डायरेक्शन देता है जो कि मैंडेटरीली परफॉर्म करनी है एज पर द मैनर और फॉर्म, दैट इज अ मैंडेटरी स्टैच्यू. अब जो थर्ड पार्ट है दैट इज एज पर द ऑब्जेक्टिव, एनेबलिंग,
डिसेबलिंग, परमिसिव, प्रोहिबिटरी एंड कोडिफाइंग। तो जो सबसे पहला है दैट इज एनेबलिंग स्टैट्यूट। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्टैट्यूट जो हमें अलाउ करता है कि हम कुछ ऐसा कर पाए जो किसी भी चीज को लॉफुल करता है, अदरवाइज अगर वो स्टैट्यूट ना होता तो वो चीज लॉफुल ना होती। दैट इज अ एनेबलिंग, मतलब हमें वो एनेबल कर रहा है। सेकेंड वन इज डिसेबलिंग, दैट इज वाइस वर्सा ऑफ एनेबलिंग। कोई भी ऐसा स्टैट्यूट जो कि हमारे किसी भी तरह के राइट्स को कट करता है, दैट इज डिसेबलिंग स्टैट्यूट। परमिसिव का मतलब है कोई भी ऐसा स्टैट्यूट जो हमें अलाउ करता है कोई भी ऐसा एक्ट करना विदाउट एनी कमांड, दैट इज परमिसिव स्टैट्यूट। और जो कोडिफाइंग स्टैट्यूट है ये कुछ लीडिंग रूल्स ऑफ लॉ की बात करता है, दैट इज अ कोडिफाइंग स्टैट्यूट। तो आपको मेन जो हेड्स हैं और किसमें कौन सा स्टैट्यूट किस चीज की बात करता है, आपको एज अ वन लाइनर ये चीजें याद रखनी है कि इस चीज में ये चीज कवर्ड है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स, अब जो ये केस लॉ है दैट इज आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुल्य, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। इस केस लॉ में ये 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि whenever the language is clear and unambiguous, अगर लैंग्वेज क्लियर है और उसमें कोई डाउट नहीं है, इन दैट केस इंटरप्रिटेशन कुछ स्पेसिफिक अलग से नहीं करनी। और स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है दैट इज whenever the language is clear and unambiguous, no need of interpretation, it is a duty of court to give effect to natural meaning of the particular thing. It is a duty of the court to give effect to the natural meaning. तो फ्रेंड्स, आप एक केस लॉ का नाम याद रख सकते हैं। होप आपको यहां तक वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस सीरीज का जो सेकंड पार्ट है जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स और एड्स टू इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, और कुछ एडिशनल केस लॉज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होगा आप अपडेट्स मिल पाएंगे आपको साथ के साथ। और फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट।